Hi friends, how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start with our new topic, and of course the last topic of this chapter, the revolution and the everyday life. Actually this is the what is the impact of the French Revolution on our everyday life. So this topic is just about that topic only, that what is the impact of French Revolution on our everyday life. So can politics change the clothes people wear, the language they speak और the books they read? तो क्या पॉलिटिक्स ये सब चेंज कर सकता है? जो लोग अपने कपड़े पहनते हैं, वो जो लैंग्वेज बोलते हैं, वो जो बुक्स वो पढ़ते हैं, क्या वो पॉलिटिक्स चेंज कर सकता है? नो. तो पॉलिटिक्स सो अब फ्रांस में क्या हुआ 1789 में, फ्रांस में ही 1789 में बहुत से चेंजेस आए. मेन की लाइफ में, वुमेंस की लाइफ में, चिल्ड्रन की लाइफ में, सब की लाइफ में आए डिफरेंसेस. एंड वो सब ये थे कि द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी वो बहुत से आइडियाज़ लेने लग गई सारे, एंड दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी. तो फिर यही अब जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स जो थी जितनी भी, वो सब अपने एक लॉ पास करने लग गई जो यूजुअली ट्रांसलेट हुआ द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी में टू एवरीडे प्रैक्टिस. अब एक इम्पॉर्टेंट लॉ था जो बहुत जल्दी इफेक्ट में आया, दैट वाज द स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल, जो हमने जस्ट फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा और अब वही फिर से लास्ट टॉपिक में आ गया. तो स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल 1789 की जो समर में हुआ था. तो अगर हम चैप्टर की फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े, सो दैट वाज दिस: On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded the troops to move into the city. Rumours that they would soon order the army to open fire upon the citizens. अब जो बैस्टिल वाली बात है, it's the second para that you can see here. So let's go to the last topic, that was the impact of French Revolution on our everyday life, or you can say daily life. तो अब वही 1789 की समर को बैस्टिल जो था वो स्टॉर्म हो रहा था, एंड एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप भी हुआ. अब वहाँ पे जितने भी वही प्लेज में, न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में सब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आने लग गया, और मैन के राइट्स, सिटीजन्स के राइट्स सबको भी आने लग गया. फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे हुई, मतलब सब रीजनिंग जो हमने जस्ट अभी एक एक टॉपिक करके पढ़ी, वही सब छोटा छोटा करके अलग अलग बुक्स में आ रहा था, जो लोगों में और जल्दी स्प्रेड हुआ. तो जैसे कि हमें पता भी होगा, एक छोटी सी बात पूरे क्राउड में बहुत जल्दी स्प्रेड होती है. दैट ओनली. अब नाउ Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. अब यही सब होता रहा. न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स सब में पिक्चर्स आती रही, प्रिंटेड पिक्चर्स आती रही. टाउन्स, फ्रांस के टाउन्स के बारे में जितने भी चेंजेस हुए रैपिडली कंट्री साइड में, वो सब आने लग गया. फ्रीडम ऑफ द प्रेस आने लग गया. और फ्रीडम ऑफ द प्रेस का मतलब भी क्या है कि वो इवेंट्स दिखाने लग गए तो थोड़े अच्छे थे, मतलब ये नहीं कि जो गलत गलत इवेंट्स हुए वो दिखाने लग गए. और जितने भी प्लेस थे, सॉन्ग्स थे, फेस्टिव प्रोसेशंस थे, वो सब अट्रैक्ट होने लग गए. लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, मतलब वही अब यही सब जल्दी जल्दी स्प्रेड होने लग गया, ये बहुत जल्दी होने लगे. लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में स्प्रेड होने लग गया. तो यही सब जो था, they all could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only had a handful for education people they could read. So it's just a normal language we all can understand. Let's go to our next page. Hey friends, so do you know him?
ये महान इंसान कौन है। अगर आप इसका नाम पढ़ोगे तो आप हैरान रह जाओगे, अच्छा ये है वो। सो ही इज़ नॉट ओनली हिज नेपोलियन, जो इस समय मतलब पिक्चर में एक जगह है एल्प्स, वो क्रॉस कर रहे हैं, और कोई पेंटर है डेविड जिन्होंने पेंटिंग बनाई है। और देखो कितनी रियल लग रही है। पहले की पेंटिंग्स भी ऐसी होती थी, एंड यू कैन जितनी भी किंग्स रूलर्स की जितनी भी पेंटिंग्स होती थी तो ऐसा लगता था कि जस्ट अभी कंप्यूटर, जैसे अभी तो मॉडर्न टाइम में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में हमने जस्ट क्रोम पे ढूंढ लिया, अच्छा ये कितनी अच्छी है फ़ोटो है, उसको जस्ट माइक्रोसॉफ्ट में पेस्ट करके जस्ट प्रिंट आउट निकाल लिया है, तो बिल्कुल वैसी लग रही है। लेकिन एक्चुअली अभी वैसे तो अभी किया है, लेकिन पहले ज़माने में जब पेंटिंग होती थी तो ये कितनी परफेक्ट पेंटिंग है। तो पिक्चर को छोड़ के अब इसी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सो वी कैन से दैट इट्स जस्ट द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर ऑल्सो। 1804 का टाइम था। नेपोलियन बोनापार्ट जो था, अब उसको फ्रांस का एम्परर बना दिया। चलो वो छोड़ो, अब क्यों बनाया उसने भी, अब कुछ अच्छा काम किया होगा या वैसे ही बन गया होगा लूट वूट के। फ्रांस का एम्परर बना दिया, और फिर उसने वही धीरे धीरे करके नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ को भी अपने मतलब कॉन्कर कर लिया, अपने अंडर ले आया। बहुत अच्छा किंगडम भी उसने बनाया, जहाँ पे फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे वो सब उसने आए, मतलब उनको भी थोड़ा थोड़ा किया। फिर नेपोलियन ने एक थोड़ी अच्छी चीज़ की कि उसने यूरोप के अंदर जितने भी रूल्स वगैरह जो उनको थोड़ा मॉडर्नाइज़ किया, और उसने बहुत सारे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी इंट्रोड्यूस किया। मतलब कहीं ना कहीं ये अच्छा भी था और कहीं ना कहीं ये थोड़ा बुरा भी था। तो अब यहाँ पे थोड़े इसके अच्छे काम बताए जा रहे हैं, और जैसे कि हमें लगा था कि थोड़े इसके गलत काम बताए जाएंगे, गंदे काम बताए जाएंगे, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं तो हर एक बंदा, कहीं अगर कोई गंदा बंदा हो तो कहीं ना कहीं तो वो अच्छा होता ही है, किसी ना किसी काम में तो अच्छा होगा। अब जैसे नेपोलियन का एग्जाम्पल है, वो भी तो कितना सही है। बस वही, उसने अब डेसिमल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ राइट्स मेजर्स वगैरह सब करवाया। और नेपोलियन ने लाइब्रेटर था एक, मतलब वो नहीं, लेकिन वो एक तरह से लाइब्रेटर का काम करता था, जो फ्रीडम बता रहा था सारे लोगों को कि फ्रीडम का राइट कैसा होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मतलब सब एक्सप्लेन कर रहा था वो। अब उसने नेपोलियनिक आर्मी, जो उसके अंदर जो आर्मी थी उसको दिया गया नेपोलियनिक आर्मी। वो हर एक जगह देखने लग गई, उनकी आई रही हर एक जगह कि क्या वहाँ पे ट्रेडिंग फोर्स कुछ गलत तो नहीं हो रहा। और वैसे नेपोलियन ना बहुत अच्छा, मतलब अच्छा तो था ही, गंदा भी था, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर था वो। मतलब जल्दी ना हारता नहीं था वो किसी भी लड़ाई में, अगर हारता भी था तो किसी ना किसी रीज़न के लिए हारता था। लेकिन फाइनली उसको डिफीट कर दिया गया वाटरलू में, और इन विच ईयर 1815। मतलब कि 11 साल तक उसका मतलब क्राउन, मतलब 11 साल तक वो किंग रहा। और यहाँ पे उसने थोड़े अच्छे काम करे, क्यों, वो किंग था ताकि लोग उसके खिलाफ न जाए, तो उसने थोड़ा अच्छे काम किए। अब लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स, उन सब के बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया स्प्रेड होने लग गए। और यही फ्रांस में ही नहीं स्प्रेड हुए, अलग अलग यूरोप के पार्ट, रेस्ट ऑफ यूरोप में भी फ्रांस होने लग गए, स्प्रेड होने लग गए। और 19th सेंचुरी में जितने भी फ्यूडल सिस्टम थे वो सब भी एबॉलिश करवा दिए, और कॉलोनाइज्ड के पीपल जितने भी थे उनके पास एक फ्रीडम का एक आइडिया भी आ गया। और उन्होंने फिर बॉन्डेज, देयर मूवमेंट्स भी करने लगे, मतलब इनकी मूवमेंट जो थी वो अलग अलग एरियाज़ में भी फैलने लगे। अब इंडियन थे जो फ्रांस के आइडिया से बहुत ही अच्छे हुए, एंड दे वर इंडियन एंड दे वर इंडिविजुअल ऑल्सो, इंडिविजुअली तो होंगे। तो दैट 2 रूलर्स वर टिपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय। तो ये दोनों जो थे ये एग्जाम्पल्स थे इंडिविजुअल के हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। So now our chapter is finished, and we will meet with a new chapter of the subject history only, or any subject in our next video. So till that, bye.